अच्छा बच्चों, हाँ अस्सलाम वालेकुम। आइए, तो आप सब ठीक हो गए? अच्छा बच्चों, इसमें जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ आजकल आप लोगों के लिए रिवीजन प्लानर। तो इसमें बेटा मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जो है अब ये कुछ टॉपिक्स रह गए बेटा, जो आज की क्लास में इंशाल्लाह कवर करूंगा। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है बेटा इसमें। और एक टॉपिक रह गया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो इंशाल्लाह हमारा ग्रुप 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा डिले हो गया, आई गेस थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया वीडियो बनाने में, तो इसलिए माजरत। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह एक और टॉपिक है बेटा, कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूं, ताकि ग्रुप 2 का एक रिमेनिंग टॉपिक रह गया, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी हो जाए। सही है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर थोड़ा सा बाद में, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स को। इसके बाद इंशाल्लाह फिर पार्ट 3 में ग्रुप 4, और पार्ट 4 में ग्रुप 4 की फिर रिमेनिंग वीडियोस मैं आपको बना के सेंड करूंगा इंशाल्लाह। सही। तो बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक टॉपिक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है बेटा, वो क्या लिखा हुआ है इसमें। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए इम्यूनिटी क्या है। तो बेटा इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है हमारी बॉडी की? वो रेजिस्टेंस, जिससे हम लोग वायरस बैक्टीरिया से बच सकते हैं या बचते हैं। सही। और ये सब एनिमल्स में ही होती है। और इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। किस किस से बच सकते हैं? कंट्रोल ऑफ कैंसर, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, रिजेक्शन प्रॉब्लम्स, ये सब जो होते हैं चीजें, यानी कि मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं हम लोग। बट इम्यून सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है बच्चों। एक होता है नेचुरल इनबॉर्न बाय बर्थ, इसको इनेट कहते हैं, और एक होता है अडेप्टिव, जो वक्त के साथ साथ आता है। इनेट इम्यून सिस्टम में बेटा दो लाइन ऑफ डिफेंस आती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर इस रिवीजन प्लानर में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का जिक्र है, तो हम लोग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस करते हैं। सेकंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में तो बेटा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एपिथेलियम आती है। जबकि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें आपके पास सेल्स आते हैं, डब्ल्यूबीसीस। इसमें कुछ प्रोटीन्स आते हैं जिनको डिफेंसिव प्रोटीन्स कहते हैं। और इसमें कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं। रिस्पॉन्सेज का मतलब ये है कि इसमें क्या आपका डब्ल्यूबीसी जो है वो वायरस से, बैक्टीरिया से किस तरह लड़ता है, या उसको खाता है फैगोसाइटोसिस, या उसको केमिकल से के जरिए से मारता है साइटोटॉक्सिसिटी, किस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है, या एंटीजन या वायरस या बैक्टीरिया के नतीजे में फीवर होता है बॉडी में। सही। तो बेटा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले लिखा हुआ है फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब ईटिंग, साइटो का मतलब सेल, सिस का मतलब प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीजों को टेकिंग इन, यानी कि इनगल्फ किया जाता है, फिर उन फॉरेन पार्टिकल को खाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है डब्ल्यूबीसी की जानिब से। बड़े मशहूर सेल्स हैं बेटा न्यूट्रोफिल्स इसमें होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स बेटा डब्ल्यूबीसी के जितने भी सेल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट। और ये डब्ल्यूबीसी के तकरीबन जितने भी सेल्स हैं उसमें से 50 से 70% जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है बेटा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब वाइट हो गया, साइट्स का मतलब सेल हो गया। और उसका जो सेल देख रहे हो आप, इसमें आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्युलेटेड है। सही। यानी कि क्लियर साइटोप्लाज्म नहीं, और उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है जिसके काफी लोब्स हैं। एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब। तो ये मल्टी लोब्ड है। और कितने लोब्स होते हैं? 3 से 5 लोब्स होते हैं। न्यूक्लियस एक ही है। न्यूक्लियस एक है, उसके टुकड़े 3 से 5 है। नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, आप देख सकते हो, स्फेरिकल तो नहीं है। और न्यूट्रोफिल जो होते हैं बेटा वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड से मुराद है कि ये बस एक दो बैक्टीरिया को खाएंगे फिर मर जाएंगे, क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अच्छा बेटा, हमारे जो डब्ल्यूबीसीज के जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो ब्लड से टिश्यूज तक माइग्रेट करते हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं, ताकि कोई भी वायरस बैक्टीरिया उसको खा सके। और बेटा ये गल्फ करने के बाद इनके अंदर क्या चीज़ होती है न्यूट्रोफिल्स के पास, कि वो अपने दुश्मन को, वायरस बैक्टीरिया को मार देते हैं, खा लेते हैं। तो बेटा उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसके ऊपर लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सही। लाइसोसोमल यानी कि डब्ल्यूबीसी के पास लाइसोसोम भी है, जो कि एक ऑर्गेनेल है। हाइड्रोलाइटिक का मतलब डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव नेचर है। सही। और न्यूट्रोफिल जो है वो कैसे पहचानते हैं कि वायरस बैक्टीरिया आ चुका है? अगर वायरस बैक्टीरिया आ गया होगा, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। बैक्टीरिया अगर आ जाता है तो समझो बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलकर बनती है पेप्टाइड और ग्लाइकन से। तो अगर ये कहीं बॉडी में है तो समझ जाएगा न्यूट्रोफिल तो अलर्ट है, दुश्मन आ चुका है। फ्लैजेलेंट प्रोटीन फ्लैजिला में होते हैं और फ्लैजिला बैक्टीरिया में होते हैं। सही। तो उसका मतलब समझ जाएगा बैक्टीरिया, न्यूट्रोफिल रिकग्नाइज कर जाएगा कि बॉडी में बैक्टीरिया आ चुका है।
बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपोपॉलीसेकेराइड लिपोपेप्टाइड्स भी होते हैं, तो उससे भी समझ जाएगा न्यूट्रोफिल के बॉडी में बैक्टीरिया आ चुका है या ब्लड में। मोनोसाइट भी एक और डब्ल्यूबीसी है बेटा, सिंगल होते हैं ज्यादातर। बीन शेप न्यूक्लियस है, नॉन ग्रेन्युलेटेड साइटोप्लाज्म यानी कि ग्रेन्यूल्स हैं, और ये थोड़े से होते हैं। 2 to 8% होते हैं जितने भी डब्ल्यूबीसीज हैं, उनमें से 2 से 8% है। और स्टेम सेल बेटा वो होते हैं जिससे वो डिफ्रेंशिएट, जिससे मेच्योर होके बाकी सारे सेल्स बनते हैं। तो हर सेल का पिछला सेल भी होता है। सही, तो मोनोसाइट का जो स्टेम सेल है, जिससे मोनोसाइट डिफ्रेंशिएट हुआ है, मेच्योर हुआ है, डेवलप हुआ है, उसको कहते हैं माइलॉइड स्टेम सेल। और मोनोसाइट का लाइफ स्पेन होता है 2 से 5 डेज। और मोनोसाइट जो है बेटा, वो जब ब्लड से माइग्रेट करके टिश्यूज बन जाते हैं, तो बाकी सेल्स की तरह नहीं होते। ये बाकी सेल्स की तरह से नहीं होते, क्योंकि ये टिश्यूज में जाने के बाद बड़े हो जाते हैं। बड़े सेल्स को मैक्रोफेजेस कहते हैं। बड़े सबसे डब्ल्यूबीसी के सबसे बड़े सेल्स का नाम होता है मैक्रोफेजेस। और कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसाइट्स डेंड्राइटिक सेल्स में। तो याद रखिएगा, मोनोसाइट से भी बड़ा कौन है? मैक्रोफेज। तो तादाद के हिसाब से सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, साइज के एतबार से सबसे बड़ा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज अपने दुश्मन को, माइक्रोब को कैसे मारते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करके। सही, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये किससे डिराइव्ड है? ये किसकी बड़ी फॉर्म है? मोनोसाइट्स की। और ये लार्जेस्ट होते हैं बेटा सारे डब्ल्यूबीसीज में। उनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वो लार्ज होता है, हॉर्स टू शेप न्यूक्लियस होता है। हर सेल के अंदर बेटा, हर ऑर्गन जो है वो सेल से मिलके बना है। तो लिवर भी कुछ सेल से मिलके बना है, लेकिन यहाँ पे उन सेल्स की बात नहीं हो रही जिससे ये ऑर्गन मिलके बने, या उन सेल्स की बात हो रही है जो किसी भी ऑर्गन को प्रोटेक्शन देते हैं। तो लिवर के सेल्स का नाम होता है, जिससे लिवर मिलके बना है, उन सेल्स का नाम होता है हेपेटोसाइट्स। लेकिन लिवर के डब्ल्यूबीसीज या बॉडी गार्ड सेल्स का या मैक्रोफेजेस का नाम है कपर सेल्स। इनका काम क्या होगा? लिवर का कोई फंक्शन इनको मतलब नहीं करेगा। ये सेल्स कोई लिवर का फंक्शन नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये बॉडी गार्ड सेल्स है। अब सीएनएस के बेसिक सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स, लेकिन सीएनएस के मैक्रोफेजेस या बॉडी गार्ड सेल्स का नाम है माइक्रोग्लिया। लंग्स के बेसिक यूनिट का नाम है एल्विलाई, लेकिन उसको जो प्रोटेक्ट करते हैं वायरसेस बैक्टीरिया से, उसका नाम है एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। सही, मैक्रोफेजेस दुश्मन को मारने के बाद, यानी कि एंटीजन को मारने के बाद, उसको अपनी सरफेस पे प्रेजेंट भी कर देते हैं। जैसे ही मैक्रोफेज है, इसने दुश्मन को मार के इसने अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर दिया। क्यों प्रेजेंट कर दी? ताकि बाकी सेल्स एक्टिव हो जाए। अगर तो ये दुश्मन वायरस होगा, तो इसके नतीजे में कौन से सेल्स एक्टिव होंगे? टी सेल्स। एक्टिव होने से मुराद है कि पूरी बॉडी में अलर्ट आ जाएगा। अगर ये दुश्मन बैक्टीरिया होता, तो बी सेल्स एक्टिव होते हैं, बी सेल्स। तभी हम लोग मैक्रोफेजेस को बायो में कहते हैं एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये दुश्मन को मारने के बाद समझो उसकी डेड बॉडी को पेश भी कर देते हैं अपने सरफेस पे। और ये बाकी सेल्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं कि अभी कुछ मामला खराब हुआ है या होने वाला है, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं लोग, उन केमिकल्स को कहते हैं साइटोकाइंस। ये बाकी इम्यून सेल्स को क्या कर देता है? एक्टिवेट। मैक्रोफेजेस के अलावा भी जो मोनोसाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, उन सेल्स का नाम है डेंड्राइटिक सेल। और ये न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं, आपको मेट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स जो ब्रेन की यूनिट्स होते हैं। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ऊपर सबसे जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग डेंड्राइट। तो ये न्यूरॉन्स की डेंड्राइट की तरह काफी फैले हुए। सही, इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके जो प्रोजेक्शंस हैं, वो बाहर हैं साइटोप्लाज्म से, बिल्कुल डेंड्राइट जैसे दिखते हैं। और ये भी दुश्मन को मारने के बाद, इसके यानी कि जो एंटीजन को मारने के बाद, ये ज्यादातर इसकी डेड बॉडी किसको पेश करते हैं? टी सेल्स। अच्छा, टी सेल्स को टी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बनते तो हमारे बोन मैरो में, लेकिन ये मेच्योर कौन से ग्लैंड में होते हैं? उस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे सीने की हड्डी स्टर्नम से ऊपर होता है। डेंड्राइटिक सेल्स भी काम करने के बाद क्या हो जाते हैं बेटा? मर जाते हैं। और मरने से पहले किसको एक्टिवेट कर देते हैं? टी सेल्स को। और ये इन जगहों पे माइग्रेट करके जा सकते हैं। टॉन्सिल्स दो दफा लिख दिए। पियर्स पैचेस वो टिश्यूज होते हैं, वो सेल्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं, डब्ल्यूबीसीज। स्प्लीन भी एक ऑर्गन है, टॉन्सिल्स। यानी कि इन शॉर्ट, ये कहाँ कहाँ माइग्रेट करके जा सकते हैं, वही जगहें लिखी हुई है। अगला जो रिस्पॉन्स है बेटा, उसको कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। साइटो मीन सेल, टॉक्सिसिटी का मतलब टॉक्सिन्स, केमिकल। ये इसमें सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते नहीं है, उनको मारते हैं अपने टॉक्सिन्स के जरिए से, इनडायरेक्टली। और उसमें दो बड़े मशहूर सेल हैं बेटा, एक का नाम है टीसी, साइटोटॉक्सिक टी सेल। एक का नाम है एनके, नेचुरल किलर सेल्स।
सही। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किनको पहचान के मारते हैं? ऐसे सेल जिनको वायरस ने अटैक किया हुआ होता है, या ऐसे सेल्स जहाँ पे ट्यूमर हो। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी हड्डी के गूदे में बनते हैं, बोन मैरो में। लेकिन ये मेच्योर कहाँ पे होते हैं? थाइमस ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड नेक पे होता है, नेक के नीचे थाइमस ग्लैंड होता है, और थाइमस ग्लैंड के नीचे एक हड्डी होती है, इसको कहते हैं स्टर्नम। बेटा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ही दुश्मन को समझो, मतलब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं जो पहचानते हैं कि यार ये दुश्मन है, ये दोस्त है, तो भाई उन रिसेप्टर्स का नाम होता है बच्चों CD8। सही है? तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो जिनके साथ बाइंड कर सकते हैं और उनको कुछ नहीं करेंगे बाइंड करके, क्योंकि वो अपने दोस्त हैं, यानी कि हमारे बॉडी के बाकी जो सेल्स हैं उनके साथ भी बाइंड करेंगे, जो दुश्मन है उनके साथ भी बाइंड करेंगे। सही है? मतलब इन शॉर्ट, जैसे ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, सही, इसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, इस रिसेप्टर का नाम है CD8। ये रिसेप्टर नॉर्मली हालात में हमारे दोस्तों से बाइंड रहता है। बाइंड करने का मकसद ये है कि ताकि उसको कुछ करे नहीं, और जिनसे बाइंड नहीं करेगा उनको इनडायरेक्टली अपने केमिकल से मारेगा। जो बाइंड करता है बेटा, उस बाइंड करने के लिए जो दूसरे जो सेल्स हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन होता है, इसको कहते हैं MHC। सही है? MHC प्रोटीन का नाम है। दो दो किस्म के MHC होते हैं। जो बाकी सारे सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स वगैरह, उनके ऊपर जो प्रोटीन है उसका नाम है MHC1। जो मैक्रोफेजेस के ऊपर है, क्योंकि साइज का बड़ा होता है, इसका नाम है MHC2। तो ये समझो आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हैं, ये ID कार्ड्स हैं। इस ID कार्ड के जरिए से साइटोटॉक्सिक टी सेल इनको कुछ भी नहीं करेगा, इनके साथ बाइंड रखेगा अपने आप को। और जिनके साथ बाइंड नहीं करेगा तो समझो दोस्ती नहीं है, तो समझो उनसे दुश्मनी है, इनको मारेगा फिर। नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स भी बेटा कौन से सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं और एलिमिनेट करते हैं ऐसे सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हुए हुए हैं, या कैंसर सेल्स। लेकिन ये 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये जरूरी है भाई बहुत, और उनको कोई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती। एनके सेल्स जो है वो किस तरह काम करते हैं? एनके सेल्स अपने अंदर से कुछ पोर्स निकाल अपने अंदर से कुछ प्रोटीन्स निकालते हैं। ये प्रोटीन्स जब बैक्टीरिया की सेल वॉल में जाते हैं, मिसाल के तौर पे ये एनके सेल है, सही, इसमें कुछ प्रोटीन्स निकाले। ये प्रोटीन्स जब किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल पे जाएंगे, जिसकी सेल वॉल है, तो उसमें होल पंच कर देंगे, समझो। होल पंच कर देंगे तो आसपास का जो फ्लूइड है, वाटर है, वो उनकी बॉडी में आ जाएगा, उनकी बॉडी बर्स्ट हो जाएगी। सही, तभी इन पर पूरे इसको कहते हैं होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स। फिर जब ये पूरे फट जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उनके मजीद पार्टिकल्स को खाने की जिम्मेदारी एक और प्रोटीन्स की होगी, उनको कहते हैं ग्रेन्जाइम्स। ये सब कौन रिलीज कर रहा है? नेचुरल किलर सेल्स, याद रखिएगा। से और ये लिखा हुआ है, ऐसे सेल जिनके पास ID कार्ड होता है उनके खिलाफ एंटी सेल्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, इनएक्टिव होते हैं, उनको थोड़ी मारेंगे, क्योंकि वो अपने जाती सेल्स हैं, दोस्त हैं। और ऐसे सेल जिनके पास ID कार्ड नहीं होता, उनके खिलाफ एंटी सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये जाती नहीं होते, ये पराये सेल्स है, ये दुश्मन है। सिंपल। सही। अगला टॉपिक है बेटा इन्फ्लेमेशन। मतलब इसी सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है इन्फ्लेमेशन, सूजन, जिसको स्वेलिंग कहते हैं। इन्फ्लेमेशन में होता क्या है बच्चों? आसान लफ्जों में समझा देता हूँ बेटा। देखो बच्चों, इन्फ्लेमेशन सूजन का एक मैकेनिज्म है। जैसे अगर कोई भी ब्लड वेसल है, या आपकी ब्लड वेसल है, और यहाँ पे कोई पिन विन चुभ गई है, तो उस पिन के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी ब्लड में आ गए। सही है? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए इस जगह पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, सोचो। इस जगह की ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, कम? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होने के लिए ये जो ब्लड वेसल है बेटा, ये थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी ताकि ज्यादा ब्लड आए। देखो, एक्सपेंड होगी ताकि ज्यादा ब्लड आए। एक्सपेंड करने के लिए केमिकल होता है बेटा, दो होते हैं बड़े मशहूर, इनको कहते हैं वेजो डायलेटर, क्योंकि ये ब्लड वेसल को एक्सपेंड करेंगे। इसको कहते हैं हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये दोनों ब्लड वेसल को क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे। जब पिन निकलेगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको जिम्मेदारी कौन करेगा मारने की? उनको मारने की जिम्मेदारी WBC है। ब्लड भी ज्यादा आ रहा है तो समझो WBC भी ज्यादा आ रहा है, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाएगा। WBC ब्लड ज्यादा आ रहा है तो समझो RBC भी ज्यादा आ रहा है। RBC का फायदा क्या ज्यादा आने का? क्योंकि जो आपका ब्लड लॉस हुआ है, जो लीक हुआ था ब्लड, ऐसे ही उसकी कमी पूरी हो जाए। जो प्लेटिलेट्स होंगे वो भी ज्यादा आएंगे। ब्लड के अंदर तो सभी होते हैं ना, तो ब्लड ज्यादा तो मतलब ये सब ज्यादा। प्लेटिलेट ज्यादा होने का फायदा क्या है? प्लेटिलेट ज्यादा जो होंगे उसका फायदा ये कि ये जगह क्या हो जाएगी? रिपेयर हो जाएगी, वुंड की हीलिंग हो जाएगी, जख्म भर जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। और ब्लड के अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है, प्लाज्मा। याद होगा आपको 9th क्लास में। प्लाज्मा में ज्यादातर होता है 90% वाटर। इस जगह पे थोड़ी स्वेलिंग भी हो जाएगी।
सही है, तो याद रखिएगा उस जगह पे एंट्री एंड पस भी बन जाता है। पस का मतलब है हमारे जो डब्ल्यूबीसीज थे, इन ये वायरसेस को बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ खुद भी मर जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज को, लाशों को मिला के जो चीज बनती है, इसको कहते हैं पस। तो ये बात है सारी, तो उसको पूरे को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम से इसलिए ताल्लुक है क्योंकि इसमें भी हमारी बॉडी को वायरस बैक्टीरिया से साफ या क्लियर किया जाता है। सही कॉजेज क्या है? कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो जाए, हो सकती है इरिटेंट्स का मतलब कोई ऐसे एजेंट्स जिनकी वजह से सूजन हो रही है, पोलन ग्रेन्स हो गया, कोई भी डस्ट हो गया। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब है जिसमें खुद ही हमारे डब्ल्यूबीसीज जो है वो विदाउट एनी कॉज हमारे ही अपने सेल्स को मारना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। शॉर्ट ड्यूरेशन की तो एक्यूट, लॉन्ग ड्यूरेशन की है तो उसकी वजह कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकती है। बहुत अरसे वाली, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, कोई एलर्जी हो सकती है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो होती है उसमें रेडनेस ज्यादा होती है, उसमें क्योंकि आरबीसी ज्यादा आ रहा है। हीट ज्यादा हो जाती है क्योंकि ब्लड ज्यादा आ रहा है। पेन तो हो गई, कोई अगर पेन में जो भी है तो। स्वेलिंग ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि प्लाज्मा वाटर ज्यादा आ रहा है। और इस जगह का फंक्शन थोड़ी देर तक अफेक्ट रहता है जब तक वो एरिया हील नहीं हो जाता। तो ये बेटा इन्फ्लेमेशन है। एक और रिस्पॉन्स है बेटा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जिसको कहते हैं फीवर। फीवर को बेटा हम लोग बायो में पायरेक्सिया भी कहते हैं, पायरेक्सिया। फीवर को हम लोग बायो में कहते हैं पायरेक्सिया। फीवर कोई बीमारी नहीं बेटा, सिर्फ एक अलामत है, सिम्टम। इट इज नॉट अ डिजीज। फीवर की वजह इन्फेक्शन हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जो फीवर को स्टार्ट करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं, कॉज करवाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को पायरोजेंस कहते हैं। पायरिथिन बेटा दो किस्म के होते हैं। एक वो जो बाहर से हमारा दुश्मन रिलीज कर रहा है, जो हमारे ब्रेन का में जाने के बाद हाइपोथैलेमस से टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। और एक वो पायरोजेंस होते हैं बेटा जो हमारे अपने दोस्त यानी कि सोल्जर्स मैक्रोफेजेस रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि वो सब हमारे बॉडी के अंदर है तो ऐसे पायरोजेंस को एंडोजीनस कहेंगे। और जो बाहर से रिलीज करवा रहे हैं उनको एक्सोजीनस कहेंगे। जो हमारे बॉडी में मैक्रोफेजेस रिलीज करवाते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा और मजीद बढ़ा के, देखो जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया आता है तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज क्यों करवाता है? क्योंकि हल्के बढ़े हुए टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ती है। मैक्रोफेजेस फिर नतीजतन और मजीद क्यों बढ़वाते हैं? ताकि अब ये बैक्टीरिया वायरस मर जाए। तो जो मैक्रोफेजेस पायरोजेंस रिलीज करवाते हैं तो उन केमिकल्स में बड़े मशहूर केमिकल्स का नाम इंटरल्यूकिन 1 6 है। और इंटरफेरॉन्स है बड़ा मशहूर। इंटरफेरॉन क्या करते हैं? वायरस बैक्टीरिया की साइकिल में, रेप्लिकेशन में, कबाब में हड्डी बनते हैं ताकि आपके दुश्मन रेप्लिकेट ना कर पाए। क्या लिखा हुआ है देखो, पायरोजेंस जाएंगे ब्लड में, ब्लड से जाएंगे ब्रेन में, ब्रेन में जाएंगे हाइपोथैलेमस में। वो एक लिपिड को प्रोड्यूस करवाएंगे, उस लिपिड का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा बॉडी में। तो ही यानी कि फीवर होगा। तो बहुत ज्यादा फीवर तो खतरनाक है, लेकिन हल्का फीवर बॉडी के लिए जरूरी है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोका जाता है, रोकती है। फैटीक थकावट होती है, जिसम में दर्द होता है, फीवर में सीजर्स सीवियर फॉर्म में होते हैं, झटके। और ज्यादा फीवर हो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तो उसमें एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर डेथ हो जाती है। और फीवर को रोकने वाली दवाइयाँ जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को या सिक्रीशन को कम करवाती हैं ताकि थर्मोजेनेसिस कम हो यानी कि हीट प्रोडक्शन कम हो। एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन सी होती है जो ऑब्वियसली जो फीवर को कम या कंट्रोल करवाएंगी? तो बेटा ये कुछ ड्रग्स के नाम है, ब्रूफिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया। सही, तो ये आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो सॉरी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस खत्म हो गया, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा कंप्लीट हो गया। सही है। अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो बच्चों एक हमारा टॉपिक रह गया ग्रुप 2 से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो भी कर रहे हैं हम लोग। सही, तो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है। सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लांट्स में बेटा या एनिमल्स हो, दोनों में होती है। सही। एनिमल सेल में फर्क ये कि सबसे बाहर की तरफ होती है। प्लांट सेल में ये फर्क है कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो इससे भी ऊपर कौन है? सेल वॉल। सही है। बैक्टीरिया में भी होती है, फंगस में भी होती है, प्रोटोक्टिस्टा में भी होती है, सब में होती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा
ईच सेल इज कवर्ड बाय एन एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का ये मतलब बेटा कि क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमेशा अपना शेप चेंज करती रहती है, क्योंकि कभी सेल के अंदर पानी आता है, कभी जाता है, उस हिसाब से ये चेंज होती रहती है। एसिमेट्रिकल का मतलब है जिसका कोई प्रॉपर, यानी कि जिसका कोई एक शेप ना हो। सही। अच्छा, पोरस होती है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। एक मिनट प्लीज। सही, पोरस है, थिन है। सेमी परमेबल का मतलब है कुछ चीजों को आने जाने की इजाजत होगी, कुछ चीजें को नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, इसमें बेसिकली होता है ये लिविंग पार्ट है सेल का। सही, जरूरी है जानना आपका। इसमें बेसिकली लिपिड होता है और प्रोटीन होता है बेटा। और इसकी चौड़ाई है 1.5 माइक्रोन थिकनेस। इसकी चौड़ाई है 1.5 माइक्रोन। और ये किस पे मुश्तमिल होती है बेटा, ये फास्फोरस का हेड, ये लिपिड की टेल। ये फास्फोरस का हेड, ये लिपिड की टेल। बीच में प्रोटीन्स पड़े हुए होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीजों को, जो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाती। सही है? एक फास्फोरस का हेड, दो लिपिड की टेल, और बीच में एक मॉलिक्यूल होता है कोलेस्ट्रॉल का पड़ा हुआ होता है। हर दो फॉस्फोलिपिड हर दो फास्फोरस लिपिड के दरमियान कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ रहता है। और ये प्रोटीन्स होते हैं, कुछ लंबे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ सरफेस पर होते हैं, इस तरह। सही, तो ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड का मतलब फॉस्फोरस और लिपिड, बाइलेयर का मतलब एक लेयर ये पूरी, और एक ये पूरी लेयर। इसमें लिपिड्स कौन कौन सी नेचर के होते हैं, फॉस्फोलिपिड मिल जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड मिल जाएंगे, स्टिरॉल मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। तो ये सारे लिपिड्स हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, यस, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हर लेयर पे एक हेड होता है जिसको, जो जो फॉस्फोरस होता है वो हेड कंसीडर किया जाता है, वो ऊपर होता है। सही। और ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। और जो टेल होती है चूंकि लिपिड की होती है, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं, वाटर हेटिंग। सही। और हेड में क्या चीज होती है, फॉस्फेट। और टेल में क्या चीज होती है, लिपिड। ये आप डायग्राम दे सकते हो, फॉस्फोरस का हेड, लिपिड की टेल, फॉस्फोरस का हेड, लिपिड की टेल। फॉस्फोरस का जो हेड है वो अपोजिट है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। जबकि जो लिपिड की टेल है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। सही। और बिटवीन एवरी टू फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लाइज अ मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और जो फॉस्फोरस का हेड होता है बेटा, ये पोलर होते हैं, ये भी पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया, चार्ज्ड है। और जो लिपिड की टेल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ये दोनों नॉन पोलर हैं। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स हैं बेटा, एक जो सबसे ज्यादा मशहूर है जो आपकी सिलेबस में जिक्र है, इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मोजाइक इस पैटर्न को कहते हैं बेटा, जो ये जो तस्वीर के दानों जैसा दिखता है। और फ्लूइड का मतलब सेल मेम्ब्रेन हमेशा अपना शेप चेंज कर सकती है या करती रहती है, क्योंकि एसिमेट्रिकल है ना, तभी एसिमेट्रिकल कहते हैं इसको। सबसे बेस्ट जो दिया मॉडल इन्होंने दिया सिंगर एंड निकलसन साइंटिस्ट ने 1972 में। उस मॉडल के पोस्टुलेट बहुत आसान है। सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और प्रोटीन्स इतना ऐसा प्रेजेंट होते हैं कि जस्ट लाइक आइसबर्ग्स इन द सी। जिस तरह सी में आइसबर्ग्स होते हैं, उसी तरह प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में। तो फ्लूइड मोजाइक में से, मोजाइक का मतलब सॉलिड हो गया, फ्लूइड का मतलब तो लिक्विड है कि। तो फ्लूइड नेचर कौन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और सॉलिड नेचर कौन है, ये प्रोटीन्स। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल ऐसे गड़े हुए हैं, बेड हुए हुए, जस्ट लाइक आइसबर्ग इन द सी। और ये देखो आप प्रोटीन की, अगर आप देखो भी और से, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि ये वाकई चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको चैनल प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी कहते हैं। और ये वाले जो लंबे वाले, इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। इनका एक और नाम इंटीग्रल है। और एक्सट्रिंसिक होते हैं ये वाले, समझो, जो सिर्फ सरफेस पर है, जिनको पेरिफेरल भी कहते हैं। ये वही इन दोनों के बारे में लिखा हुआ है। दोनों का काम है मॉलिक्यूल्स को आने जाने की इजाजत। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, वो फ्लेक्सिबल होती है, अपना शेप चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सही है। ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस ही हैं, ये सब लिखे हुए हैं, आप ये टॉपिक पढ़ना। सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड होते हैं बेटा, वो टर्जिडिटी देते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं, वो उसमें से कुछ एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं, कुछ कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन से हाई में जाना। सेल मेम्ब्रेन जो है वो, जो प्रोटीन्स होते हैं वो इलास्टिसिटी भी देते हैं सेल मेम्ब्रेन को। वैसे ये इतना मसला नहीं, ये हटा सकते हो आप। और लिपिड जो होते हैं वो सरफेस टेंशन को लो करते हैं, उसके फ्लूइड नेचर को बरकरार रखते हैं, इन शॉर्ट। सही। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्यों कहते हैं सिलेक्टिव या सेमी परमेबल, क्योंकि इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। फायदा क्या है बेटा, इससे चीजें रेगुलेशन में रहती है, यानी कि वो रेगुलेट करता है, चीजों को मेंटेन करता है। अगर ऐसा ना होता, फुल्ली परमीबल होता, तो सब आना जाना हो जाता, तो सेल मेम्ब्रेन
उनका अंदर का जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर चीजों की जो आना जाना है, वो अगर फुल्ली परमिबल हो जाता तो बेटा डिस्टरबेंस आती। अगर नॉन परमिबल होता तो भी नुकसान था, तो ये सेमी परमिबल है। और जब चीजों के आने जाने की बात हो तो बेटा इस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट। दो किस्म की बेटा ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो में जाती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, जिसमें चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई में जाती हैं, जिसके लिए आपको जरूरी है जानना कि क्या चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी का जिक्र आ जाए और एटीपी ना आए तो फायदा। एनर्जी किस फॉर्म में घूमती है बेटा, एटीपी की फॉर्म। एटीपी के अंदर एटीपी एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी कैरियर है। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा दो किस्म की होती है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस यानी कि पानी का ट्रांसफर होना, डिफ्यूजन मतलब सॉलिड या गैसेस का ट्रांसफर होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जिसको टूवर्ड्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा बच्चों, डिफ्यूजन भी दो किस्म के होते हैं। डिफ्यूजन की एग्जांपल्स में आप देख सकते हो क्या क्या चीजें आना जाना कर सकती हैं। डिफ्यूजन बेटा एक होती है सिंपल और एक होती है फैसिलिटेटेड। सिंपल डिफ्यूजन वो होती है जो आराम से सेल मेम्ब्रेन से हो जाए। फैसिलिटेटेड वो होती है बेटा जिसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो। सिंपल फैसिलिटेट करें बेटा। ऑस्मोसिस का भी फायदा क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बरकरार रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रेशर बरकरार रहता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा होती है लो से हाई में जाना, सही, जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, लिखा हुआ है, सही। और इसमें सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज ये सब जाते हैं। एंडोसा इसमें दो आती है बेटा, एक होती है एंडोसाइटोसिस और एक होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जब किसी भी सेल में कोई चीज आ रही है, सही, अगर वो लिक्विड आ रहा है तो पिनोसाइटोसिस, जिसको सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। और अगर वो सॉलिड आ रहा है, डब्ल्यूबीसी अगर जैसे कुछ खा रहा है, इसी वीडियो में मैंने समझाया था इनगल्फिंग फैगोसाइटोसिस, तो वो सेल ईटिंग प्रोसेस है। सिंपल, सेल ड्रिंकिंग लिक्विड, सेल ईटिंग फैगो। और अगर चीजें सेल से बाहर जा रही हैं बेटा, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो जब एंडो एक्सो आ जाए तो समझ जाओ बात हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही तो समझ जाओ एटीपी का जिक्र है, सही। तो ये था हमारे पास बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। अब हम लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं ताकि हमारा ग्रुप 3 भी कंप्लीट हो जाए। इसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बेटा, या वाटर ट्रांसपोर्ट में आपके पास कुछ डेफिनेशन से आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। मैंने बहुत आसान लफ्जों में क्लास में लिख पाई थी। बेटा वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है कि इसका पहले साइन देख लो, उसको कहते हैं साई, और उसको कहते हैं डब्ल्यू। ये कहीं आपकी बुक्स में लिखा हुआ भी साई, सही, ग्रीक लेटर्स इसको करते हैं। और यूनिट इसका होता है मेगा पास्कल। एक मेगा पास्कल का इक्वल होता है 9.87 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो बेटा किसी भी सिस्टम में पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, उनकी जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, उसको कहते हैं वाटर पोटेंशियल। सही, वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, ऐसे पानी का जिसमें कोई सॉल्यूट ना हो, जिसको डिस्टिल वाटर या आप कह सकते हैं प्योर वाटर कह सकते हैं। अब उसका कितना हम लोग वैल्यू दें, और सही है, प्योर वाटर की हम लोग वैल्यू कितनी दें, 100 200 300, तो साइंटिस्ट ने सबसे आसान मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख दी है, जीरो। जीरो से ऊपर समझो कुछ भी नहीं है। अब अगर उसमें आप सॉलिड डालते रहोगे तो इन शॉर्ट उसकी वैल्यू जो है वो नीचे आती रहेगी। -1 का मतलब थोड़ा सॉलिड डाल दिया, -2 का मतलब ज्यादा डाल दिया। तो जितना ज्यादा ये आप सॉलिड डालते रहोगे उतना ज्यादा ये माइनस आता रहेगा, सही। तो जीरो मीन्स मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, नो सॉल्यूट, नो चीनी पत्ती। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि इन शॉर्ट, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ये कहते हैं, ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा वो किसी भी सोल्यूशन का वो प्रेशर होता है, उसकी एक ऐसा मेजर होता है जो कि टेंडेंसी बताता है वाटर की टू मूव बाय ऑस्मोसिस। यानी कि वो कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स वाटर, इन अदर वर्ड्स ऑस्मोटिक प्रेशर वी कैन से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज द pressure that must be exerted on a solution to prevent the passage of solid molecules into when the solvent and a solution are separated by a differentially permeable membrane. Thus, it prevents the process of osmotic proceeding. कितना अजीब सा लग रहा है ना बेटा। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल से, सही। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल अलग चीज है। एक मिनट। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है जब आपके पास वो सिस्टम में आपने पानी डाल दिया,
और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। सही, तो मजीद जो है वो उसमें सॉल्वेंट की गुंजाइश नहीं है। तो अब वो जिस प्रेशर में बेटा, वो उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पानी आने के बाद, सही, पानी जब तक था, प्योर वाटर था, तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी थी उसको कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब उसका जो पूरे सिस्टम में जो आपने पानी भर दिया है, उसमें जो प्रेशर है बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सही, सॉलिड पोटेंशियल क्या है बेटा? किसी भी सिस्टम में अगर आप डाल दो सॉल्यूट्स, तो उसकी वजह से जो सॉल्यूट्स के आने की वजह से जो अब उनके मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी की वजह से जो अब चेंज आएगा, -1 -2, तो उसको कहते हैं सॉलिड पोटेंशियल। मिकदार ऑफ सॉल्यूट सॉलिड पोटेंशियल, मिकदार ऑफ वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मिकदार ऑफ सॉरी ये प्रेशर ऑफ वाटर, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सही, सॉलिड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटे? नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। सही है, तो ये होता है। अच्छा, एक इक्वेशन भी है, बता देता हूँ भाई आसान लफ्जों में। सही है, एक इक्वेशन क्या है बेटा? जो टोटल वाटर पोटेंशियल होता है किसी भी सिस्टम का, वो दो चीजों के बराबर होता है। उस सिस्टम के अंदर सॉल्यूट्स का पोटेंशियल और उस सिस्टम में ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। तो सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को मिला के क्या कह सकते हैं हम लोग? क्या बना? वाटर पोटेंशियल। सिंपल। किसी भी सिस्टम में जो टोटल वाटर पोटेंशियल है वो दो चीजों का मिक्सचर है। वो सिस्टम के अंदर प्रेशर कितना है उन वाटर मॉलिक्यूल्स का, से, और सॉलिड पोटेंशियल यानी कि सॉलिड की मिकदार कितनी, तो दोनों को मिला दोगे तो टोटल क्या बन जाएगा? उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है बुक में, से बच्चों को इसलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के साथ साथ हमारा ग्रुप 1 अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सही बेटा ये कंप्लीट हो गया। बल्कि मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए समझने में। ग्रुप 1 अल्हम्दुलिल्लाह पहले कंप्लीट हो गया था, ग्रुप 2, ग्रुप 3, अब हमारा ग्रुप 4 रह गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।